नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल oneexam.in पर। आज की क्लास का हमारा टाइटल, जो हमारी क्लास का जो मेन सब्जेक्ट है, विषय है, वो आज की क्लास का ये है कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। जैसे आपको स्क्रीन बोर्ड पे अपने दिख ही रहा है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर यानी एक संगठन का ढांचा। एक संगठन के ढांचे किस किस प्रकार से हो सकते हैं। स्ट्रक्चर की जब बात करेंगे तब बात करेंगे वे ऑफ अथॉरिटी की, यानी वो किस तरीके से आपस में कम्युनिकेशन करते हैं, उसकी बात हम सारी करते हुए चलेंगे। दैट मीन्स अगर एक मैनेजर, टॉप लेवल मैनेजर है, वो अपने सबऑर्डिनेट से किस तरीके से वार्तालाप करेगा, यानी किस तरीके से वो अपने ऑर्डर, वार्तालाप इन द सेंस फोन पे बात नहीं करना है, कहने का मतलब अपने ऑर्डर को किस तरीके से डायरेक्शन के साथ उनको देगा, वो एक स्ट्रक्चर होता है ऑर्गेनाइजेशन का। यानी किसी के घर परिवार में ऐसा सिस्टम होता है कि सबसे बड़े जो उनके दादाजी है, वो उन्होंने अगर कोई फरमान सुना दिया तो सबको उसको फॉलो करना ही है। किसी के परिवार में होता है दादाजी की नहीं सुन के बीच में कोई फादर साहब होते हैं वो कहते हैं, और किसी का ऐसा परिवार होता है जो सब साथ में मिलकर एक कोई फैसला लेते हैं। किसी के परिवार में ऐसा होता है कि मदर फादर ऊपर जो सीनियर लोग हैं वो बैठ के फैसला लेते हैं, सबऑर्डिनेट जो बच्चे हैं उनको सुनना है। किसी का तो बच्चों को भी इंक्लूड करते हैं। इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है, हर परिवार के एक ढांचा होता है। उसी प्रकार से ऑर्गेनाइजेशन का भी एक स्ट्रक्चर होता है, ऑर्गेनाइजेशन का भी एक ढांचा होता है। ठीक है, सारे नोट्स मेरे अवेलेबल हो जाएंगे आपको। ठीक है, एक एक ढांचे के बारे में मैंने आपको बता रखा है यहाँ पे, राइट। अपन पढ़ते चलते, आज एक एक बात करते हुए चलते अपन। ठीक है, कोशिश करूंगा मैं आपको सारी चीज़ समझाने की। अभी तक तो मैं सफल रहा हूँ, आगे देखते हैं कितना सफल रहते हैं आपको चीज़ें समझाने में। ठीक है, ओके जी सर, शुरू करते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, राइट। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की बात करते हैं आज की क्लास में अपन। ठीक है, क्या है ये स्पेसिफाइज करता है द वेरियस जॉब्स, टास्क एंड इट शोज हाउ द सेम आर formally divided, grouped and coordinates। कहने का मतलब ये बताता है जितने भी टास्क है, जितने भी कार्य आप करने वाले, जितने भी जॉब्स है, जितने भी चीजें हैं, वो सब चीजों का आप किस तरीके से फॉर्मली एक डिवीजन क्या है आपका, कौन कब का फैसला लेगा, किसके पास कितनी अथॉरिटी है, वो सारी की सारी बातें हमारे कहाँ पे होती है, वो हमारे होती है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के ऊपर डिसाइड कर ली जाती है, पहले ही बता दी जाती है कि किसका कितना रोल रहने वाला है, किसका कितना सिस्टम होने वाला है। ठीक है, इट प्रोवाइड्स appropriate framework for authority relationship। मैंने बोला आपको जो अथॉरिटी रिलेशनशिप होगा उसका क्या फ्रेमवर्क है, पूरा एक सिस्टम बताएगा कि भैया पहले नीचे कांस्टेबल रहेगा, कांस्टेबल ऊपर से ऊपर एसआई रहेगा, एसआई के ऊपर सीआई रहेगा, सीआई के ऊपर डिप्टी रहेगा, डिप्टी के ऊपर जो भी, ऐसे एक पूरा प्रोसेस है, एक वो स्केलर चेन में बताए जाते हैं ना, पूरा एक चेन ऑफ अथॉरिटी। तो वो चेन ऑफ अथॉरिटी आपको डिसाइड करना है। उसके साथ साथ आपको ये भी देखना सलाह मशवरा कौन करेगा, यानी आपके ऑर्गेनाइजेशन का ढांचा कैसा है। किसी भी परिवार में आप जाते हो तो उस परिवार में 3 दिन रुकोगे तो आपको पता चल जाएगा उस परिवार का ढांचा क्या है, मतलब उस परिवार के डिसीजन लेने के, उस परिवार की बात करने के, उस परिवार के सारे कार्य करने के ढांचे क्या है, उस परिवार में सिस्टम क्या है, आपको पता चल जाएगा कि कौन किससे सलाह मशवरा करके ही सारे डिसीजन लेता है या नहीं लेता है, राइट। तो आज जितने भी है ऑर्गेनाइजेशनल, जितने भी स्ट्रक्चर, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के लिए अलग अलग स्ट्रक्चर होते हैं, जो जैसा अपनाना चाहे वैसा अपना सकते हैं। तो अपन वेरियस टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर आज पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। कितने सारे स्ट्रक्चर है मार्केट में, उन स्ट्रक्चर की बात करते हुए चलेंगे और उनके टाइप्स को समझते हुए चलेंगे, एक एक का क्या रोल है। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल चैप्टर है, कोई चैप्टर अभी तक हार्ड नहीं आया है, तो आपको दिक्कत वाली बात नहीं है, समझ में आपको आ जाएगा। सबसे पहले आपके सामने है लाइन ऑर्गेनाइजेशन। कौन सा? लाइन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ये क्या बोलता है? ये बोलता है इट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ये ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है। एक सिंपल सी लाइन है जिसमें फ्लो ऑफ, जिसमें क्या दिखा जाता है, फ्लो अथॉरिटी, सॉरी, जिसमें आपके सामने क्या है, इट इज बेस्ड ऑन
स्केलर प्रिंसिपल, जो स्केलर प्रिंसिपल हमने पढ़ा था, कहाँ पढ़ा था स्केलर प्रिंसिपल? जब मैंने फ्यूल्स के प्रिंसिपल पढ़ रहे थे, उसके अंदर एक चैप्टर, उसके अंदर एक प्रिंसिपल उसका फ्यूल्स का, एंटी फ्यूल्स के 14 प्रिंसिपल में एक प्रिंसिपल ये भी है कि स्केलर चेन होना चाहिए, चेन ऑफ अथॉरिटी होना चाहिए। तो ये टोटली उसी के ऊपर बेस्ड है। एक लाइन, एक चेन ऑफ अथॉरिटी है जिसके ऊपर क्या है, हाईएस्ट टू लोवेस्ट। वहां पे क्या था स्केलर चेन में, हाईएस्ट टू लोवेस्ट का प्रिंसिपल था। वही प्रिंसिपल, वही लेवल का प्रिंसिपल यहाँ पे लागू होता है, यानी जो टॉप होगा वो नीचे सबऑर्डिनेट को बातें करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल क्या है, एक एक का, ठीक है, ये आपको, मैं आपको इसके साथ साथ ये भी बताता चलता हूं, साथ ही साथ आपको मैं, एक सेकंड दीजिएगा मुझे, ठीक है। एक सेकंड दीजिएगा बस मुझे। जी, देखिएगा ये लाइन आपके सामने मैं लेकर आया हूं, लाइन स्ट्रक्चर आपके सामने लेके आया हूं। देखिएगा क्या है, सबसे ऊपर कौन है, जनरल मैनेजर है, उसके नीचे देखो प्रोडक्शन मैनेजर आ गया, डेप्यूटी मैनेजर आ गया, फोरमैन आ गया, वर्कर आ गया, उसी प्रकार इसका फाइनेंस मैनेजर आ गया। एक लाइन में, एक सिंपल सी लाइन में डिसीजन करता है, जो हाईएस्ट है वो ऊपर है और जो लोवेस्ट रैंक है वो नीचे है। या सेल्समैन आ गया, सेल्समैन के ऊपर ऑफिसर आ गया, सेल्स ऑफिसर आ गया, इसके ऊपर डेप्यूटी मैनेजर मार्केटिंग आ गया और उसके ऊपर मार्केटिंग मैनेजर आ गया। तो इस तरीके से वो सबसे ऊपर जनरल मैनेजर तो है ही है। तो एक सिंपल सा लाइन ऑफ जो हर ऑर्गेनाइजेशन में होता है, ऊपर से नीचे तक, टॉप से लोएस्ट के ऊपर, ठीक है। तो ये हो गया आपका लाइन मैनेजमेंट, ठीक है। ओके सर, ये बात समझ में आ गई हमें। अब आप कुछ और के ऊपर चल सकते हो, मैं आपको साथ साथ में दिखाता जाऊंगा तो थोड़ा समय लग जाएगा मुझे इसको आपको दिखाते हुए, ठीक है। चलो, दूसरा लाइन समझ में आ गया आपको, स्केलर चेन के ऊपर बेस्ड है। दूसरी बात हमें समझते हैं लाइन एंड स्टाफ, समझना, ये 2-3 इसके जैसे है तो एक साथ भी करता हूँ मैं। लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, ये क्या है लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन? ये किसके बारे में बात करता है? ये कहता है दिस इज मोस्टली यूज्ड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ये सबसे ज्यादा यूज किया हुआ स्ट्रक्चर है। इसमें दो नाम आ गए, एक तो आ गया लाइन स्ट्रक्चर जो भी जस्ट अपन ऊपर पढ़ा, उसके साथ साथ क्या आ रहा है, एक आ रहा है स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफ स्ट्रक्चर, यानी लाइन के साथ क्या आ रहा है, स्टाफ। ये दोनों का मिश्रण है इसके अंदर, क्या है, दोनों का मिश्रण, दोनों का कॉम्बिनेशन है। कैसे समझते हैं? है तो सेम कैसा है, सेम एज लाइन स्ट्रक्चर, जो भी हमने ऊपर पढ़ा वो लाइन स्ट्रक्चर की तरह ही है। बस इसमें क्या हो जाता है, ऐड कर दो, जो स्टाफ होंगे साथ में लाइन स्ट्रक्चर के, वो क्या काम करेंगे, वो सपोर्टिव रोल निभाएंगे। क्या निभाएंगे? सपोर्टिव रोल निभाएंगे। उनके पास कोई पावर नहीं होगा, नो पावर ऑफ कमांड, यानी नो पावर ऑफ कमांड, कोई कमांड का पावर नहीं होगा, लेकिन वो एज ए क्या होगा, एज ए दिशा निर्देशक होंगे, एज ए आपका सपोर्टिव होंगे, आपका कंसल्टेंसी करने के लिए होंगे। कैसे समझेगा? जैसे मैंने लाइन वहां दिखाया था, जैसे ये बीओडी आपके सामने, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सबसे ऊपर है, उसके नीचे आ गया जनरल मैनेजर आ गया आपका, कौन आ गया, या मैनेजिंग डायरेक्टर समझ लो आप, कौन आ गया, मैनेजिंग डायरेक्टर आपके सामने आ गया, ठीक है। मैनेजिंग डायरेक्टर के नीचे आ गया, जैसे कि ये पर्टिकुलर हो गया कि मैनेजर ऑफ डिवीजन 1, ये हो गया मैनेजर ऑफ डिवीजन 2, ये हो गया मैनेजर ऑफ डिवीजन 3, ठीक है। ये देखो, ये जो पोर्शन है, ये लाइन स्ट्रक्चर जो अभी जस्ट ऊपर पढ़ा अपने, ये लाइन स्ट्रक्चर की तरह काम कर रहा है। जो टॉप में सबसे टॉप है वो हायर है, और यहाँ पे सबसे इसके नीचे नीचे और आते जाएंगे तो वो लोअर होते जाएंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो एमडी साहब है, इस एमडी साहब के पास में यहाँ पे बिठा दिया किसको, यहाँ पे बिठा दिया फाइनेंशियल एडवाइजर। किसको बिठा दिया? फाइनेंशियल एडवाइजर, या फिर क्या दो, चीफ अकाउंट ऑफिसर। किसको बिठा दिया? सीएओ जो होता है आपका, उसको बिठा दिया। फिर यहां पे इस तरफ बिठा दिया इसके सामने कि एचआर मैनेजर बिठा दिया, लीगल मैनेजर बिठा दिया। लीगल मुद्दे होंगे तो ये देखेगा, एचआर के रिलेटेड मुद्दे होंगे तो ये देखेगा, लीगल के मुद्दे होंगे तो ये देखेगा, ठीक है। ये क्या करेंगे, ये साइड में और हो गया, जैसे असिस्टेंट, इसका खुद का असिस्टेंट हो गया, मैनेजर साहब का खुद का असिस्टेंट हो गया, ठीक है, यानी असिस्टेंट हो गया। तो ये और यहाँ पे बिठा दिया इनको। दैट मीन्स ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे सपोर्टिव रोल निभा रहे हैं। एमडी का रूल तो वही है जो लाइन स्ट्रक्चर का था, टॉप ऊपर, हाईएस्ट नीचे, लोअर नीचे, हाईएस्ट ऊपर, लोअर नीचे, ऊपर से प्रवाह हो रहा है, अथॉरिटी का जो फ्लो हो रहा है ऊपर से हो रहा है, लेकिन साइड में
जैसे ये चीफ अकाउंट ऑफिसर हो गए, असिस्टेंट हो गए उनके। ये आपने देखा होगा ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे कोई भी पीएसयू हो, उसके अंदर ये स्ट्रक्चर ज़्यादा फॉलो होता तो लाइन ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन साथ में एक स्टाफ साथ में और दिखाता है जो एमडी साहब को सपोर्ट करते हैं। सपोर्टिव रोल किसके लिए निभाते हैं? मैनेजिंग डायरेक्टर के लिए, ताकि मैनेजिंग डायरेक्टर को अगर अकाउंट्स के रिलेटेड को जानकारी चाहिए तो फाइनेंस एडवाइजर से बात कर लेगा। एचआर, ह्यूमन रिसोर्स, मानव संसाधन के लिए कोई बात चाहिए तो उससे एचआर से बात करेगा, लीगल से बात कर लेगा। असिस्टेंट खुद का रहेगा जो सारे डिपार्टमेंट पे नजर रखेगा। वो सिर्फ, उनके पास पावर कुछ नहीं होता, वो सिर्फ एमडी साहब को रिपोर्ट करता है। एमडी साहब के पास पावर होता है कि वो नीचे कमांड किस तरीके से अपने कमांड देवे। ठीक है, तो इसको बोलते हैं लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है सर, बात समझ में आ गई। नेक्स्ट आपके सामने जो तीसरा है वो है आपका फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। वैसे ये फंक्शनल और डिविजनल में बात कर चुका हूँ। जब आप मेरे ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर देखोगे, ऑर्गेनाइजिंग जब लेक्चर देखोगे, उसके अंदर मैंने ये सारी चीज़ बता चुका हूँ एक बार, फॉर्मल, इनफॉर्मल, फॉर्मेशन, फंक्शनल और डिविजनल। पर यहाँ पे जब ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर का अलग ही लेक्चर ले रहा हूँ तो उसमें ये सारी चीज़ें वापस लेते हुए चल रहा हूँ। ठीक है, तीसरा जो अभी तक पढ़ा अपन ने लाइन, फिर पढ़ा लाइन एंड स्टाफ, अब पढ़ रहे अपन फंक्शनल। ठीक है, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन सीधी सीधी नाम से पता चल रहा है क्या है, ये कॉमन सेंस बेस्ड है। क्या है? कॉमन सेंस बेस्ड आपके अंदर है तो आप दिमाग लगाइए इसके नाम से। क्या नाम से है? जो टास्क होगा, टास्क आर ग्रुप्ड, जो टास्क है वो ग्रुप्ड होगा टुगेदर ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन फंक्शंस, ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन फंक्शनल्स। कहने का मतलब अगर फाइनेंस का काम होगा तो फाइनेंस का एक फंक्शनल डिपार्टमेंट अलग हो गया, वो फाइनेंस के रिलेटेड मामला देखेगा। अगर मार्केटिंग का होगा तो मार्केटिंग, एचआर का होगा तो एचआर। एक फंक्शन के बेस पे हम क्या कर लेते हैं, अलग अलग डिवीजन बना लेते हैं, अलग अलग इस तरीके से स्ट्रक्चर को सेट कर लेते हैं। ठीक है, जो फंक्शनल स्पेशलिस्ट होगा, क्या होगा, जो फंक्शनल स्पेशलाइजेशन होगा उसके अकॉर्डिंग हम कर देंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ बैठे एमडी साहब, बैठे कौन? एमडी साहब। ठीक है, यहाँ आगे इनके जनरल मैनेजर, एमडी साहब ऊपर, नीचे आगे जनरल मैनेजर, आगे जनरल मैनेजर, बिल्कुल आगे सर। इनके नीचे बिठा दिया आपने किसको? चीफ मैनेजर को। किसको? जनरल मैनेजर के नीचे चीफ मैनेजर। फिर यहाँ पे भी एक चीफ मैनेजर बिठा गया, चीफ नहीं, चीफ मैनेजर है। ठीक है, फिर यहाँ पे भी आपने चीफ मैनेजर बिठा दिया। ये हो गया आपका किसका? प्रोडक्शन का। किसका हो गया? प्रोडक्शन का। ये हो गया आपका किसका? मार्केटिंग के। ये हो गया आपके किसके? फाइनेंस के। अब देखो, फाइनेंस वाला डिपार्टमेंट ही आपने फंक्शन के हिसाब से अलग कर दिया, यहाँ पे मार्केटिंग का अलग कर दिया, प्रोडक्शन का अलग कर दिया। अब इन प्रोडक्शन वालों के नीचे अलग होगा, यानी इनके भी मैनेजर होंगे। मैनेजर किसके? प्रोडक्शन के ओवरऑल मैनेजर होंगे। ये परचेज वाले मैनेजर होंगे यहाँ पे क्वालिटी चेक करने वाले मैनेजमेंट होंगे। किसके? क्वालिटी चेक करने वाले। और यहाँ पे इंजीनियरिंग को वर्क होगा तो उसके होंगे, राइट। वैसे के वैसे अगर इसकी बात करूं मैं मार्केटिंग की, तो मार्केटिंग में खुद मार्केटिंग के जो मेन होंगे तो मार्केटिंग मैनेजर होंगे, खुद मार्केटिंग मैनेजर होंगे। तो जो मार्केटिंग मैनेजर की आवश्यकता क्या है, जब यहाँ पे चीफ मैनेजर है, ये मार्केटिंग मैनेजर इसको रिपोर्ट करेगा, ये इसको करेगा, ये इसको करेगा, समझ रहे हो। तो इस तरीके से है तो सब एकदम वही लाइन मैनेजमेंट के ऊपर ही चल रहा है, सारा का सारा लाइन स्ट्रक्चर के ऊपर। लेकिन ये फंक्शन है, फंक्शन के अकॉर्डिंग हमने क्या किया, अलग अलग कर दिया। यहाँ पे सेल्स वाला हो गया अलग, सेल्स वाला मैनेजर ही अलग हो गया। और यहाँ पे इसके साथ साथ एडवर्टीजमेंट अगर कोई करता है तो एडवर्टीजमेंट का मैनेजर अलग हो गया, वो एडवर्टीजमेंट के फील्ड को, अपने फंक्शन को संभालेगा, ये सेल्स को समझाएगा, ये मार्केटिंग मैनेजर ओवरऑल संभालेगा। और इन सब की रिपोर्ट किसको जाएगी? चीफ मार्केटिंग मैनेजर के पास जाएगी। और वो किसको देगा? वो जनरल मैनेजर को यहाँ पे रिपोर्ट अपनी देते हुए चलेगा। ओके, तो जो बोलते हैं फंक्शनल, फंक्शन के अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को सेट करना। फिर हमारे सामने चौथा आता है डिविजनल। डिविजनल क्या दो, या उसको बोल दो प्रोडक्ट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। डिविजनल या प्रोडक्ट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ये क्या है भैया? ये कुछ नहीं है, वाइड, जैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन की, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन की वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स हो, क्या हो? वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स हो। वाइड रेंज यानी कॉस्मेटिक भी बना रहा है, दूसरी दवाइयाँ भी बना रहा है, कुछ हेल्थ केयर प्रोडक्ट भी बना रहा है, उसके साथ साथ कुछ क्या बोलते हैं इसको, जैसे फेयर एंड लवली भी बना रहा है, बोरोलिन भी बना रहा है। इस तरीके से अलग अलग प्रोडक्शन हो जाए, उसके बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो गया एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो वो इस तरीके के डिविजनल स्ट्रक्चर को यूज करते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। कैसे? यहाँ पे जो एक्टिविटीज है आर ग्रुप्ड on the basis of individual products,
ऑन द बेसिस ऑफ इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स। यहाँ पे एक डिवीजन बनाया जाता है कि प्रोडक्ट के बेसिस पे, अगर कॉस्मेटिक है तो कॉस्मेटिक के बेसिस पे प्रोडक्ट बनाए जाएंगे, डिवीजन बनाए जाएंगे, वो कॉस्मेटिक का ही देखेगा। कोई फार्मा कंपनी है जो कॉस्मेटिक भी बनाती है, साथ ही साथ कोई दवाइयों का करती है तो दवाई मेडिकल उसमें जाता है तो मेडिकेयर में चला जाएगा। इस तरीके से अलग अलग सब चीजें उसको डिवीजन के हिसाब से बांटा जाता है। कोई गारमेंट्स भी बनाती है उसके साथ तो गारमेंट का डिवीजन ही अलग हो गया, यानी कॉस्मेटिक डिवीजन अलग, गारमेंट्स डिवीजन अलग, गारमेंट में मेल फीमेल अलग, फुटवेयर अलग। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, अलग अलग डिवीजन उसके प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग आप अलग अलग कर सकते हो। उनके मैनेजर अलग होंगे, उनका सिस्टम अलग होगा। ये यूज क्या होते हैं, यूज्ड इन लार्ज मल्टी प्रोडक्ट लाइक फार्मा कंपनी। किसमें, फार्मा कंपनीज के अंदर। जो फार्मा कंपनीज है वो इस तरीके के ऑर्गेनाइजेशन को यूज, स्ट्रक्चर को यूज करते हैं, ढांचे को यूज करते हैं जिसमें बहुत ज्यादा क्या हो, मल्टी प्रोडक्ट लाइन हो उनके पास। मल्टी प्रोडक्ट लाइन मतलब बहुत ज्यादा प्रोडक्ट उनके पास हो, राइट। तो कहा यहाँ पे सिस्टम क्या होगा, यहाँ पे बैठे ये एमडी साहब आपके वापस, एमडी साहब के नीचे बैठे कौन, R&D डिपार्टमेंट। ये कौन हो गया, R&D डायरेक्टर हो गए, ठीक है। यहां पे बैठ गए आपके डायरेक्टर ऑफ फाइनेंस, ठीक है, डायरेक्टर ऑफ फाइनेंस बैठ गए, डायरेक्टर ऑफ R&D बैठ गए, फिर यहां पे बैठ गए आपके डायरेक्टर ऑफ HR, ठीक है। इन बड़े बड़े को इनको कर लेते हैं, सेंट्रलाइज कर लेते हैं। क्या करते हैं, सेंट्रलाइज, यानी इन डिपार्टमेंट को एमडी साहब के पास में रहते हैं। और यहां से एक जैसे ये आया और यहां पे आपके पास आ गया, यहां पे फिर बोल दिया, यहां बिठा दिया जनरल मैनेजर साहब को। किसको, जनरल मैनेजर ऑफ कॉस्मेटिक्स। यहां पे बिठा दिया जनरल मैनेजर ऑफ एंटीबॉडीज, कोई एंटीबायोटिक्स हो उसके लिए। यहां पे बिठा दिया जनरल मैनेजर ऑफ गारमेंट्स, क्योंकि यहां पे अपन ने क्या किया, ये जो अपन कार्य कर रहे हैं ये हो गया डिविजनल बेसिस। क्या हो गया, डिविजनल, यानी हर प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग हम क्या कर रहे हैं, उनका डिवीजन ही अलग कर रहे हैं, डिवीजन अलग कर रहे हैं। दैट मींस उनको अलग ही उनका जनरल मैनेजर बिठा रहे हैं। इन तीनों का ओवरऑल जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम है वो ऊपर बैठी है, फाइनेंस की टीम ऊपर बैठी है और HR की टीम ऊपर बैठी है, लेकिन इन तीनों के डिपार्टमेंट अलग है, इनके जनरल मैनेजर अलग है। अब जैसे ये कॉस्मेटिक वाले भाई साहब है जनरल मैनेजर, इनके नीचे फिर आ गया कौन, इनके नीचे आ गया मैनेजर कौन सा, प्रोडक्शन का। इनके नीचे आ गया मैनेजर कौन से, सेल्स के, यानी मार्केटिंग वाले समझ लो, सेल्स के समझ लो। या मैनेजर फिर आगे इनके कौन से, अकाउंट्स के। या इनके अंदर नीचे फिर मैनेजर आ गए कौन से, HR के। अब ये HR का जो मैनेजर है ये यहाँ पे होने वाले HR की गतिविधियों को ध्यान रखेगा और ये बताएगा इनको यहाँ पर। अकाउंट्स का मैनेजर यहाँ पे होने वाली गतिविधि को रहेगा और यहाँ बताएगा किसको, डायरेक्टर फाइनेंस को। पहले बताएगा जनरल मैनेजर को, बताएगा वो डायरेक्टर फाइनेंस को बता के बातें बताएगा कि हमारे यहाँ पे अकाउंट्स की ये स्थिति अभी है, और वो फिर MD साहब को यहाँ पे रिपोर्ट करेगा। तो कहने को डिवीजन वाइज हम बांट लेते, जब स्ट्रक्चर को उसके प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग और डिवीजन के अकॉर्डिंग हम ग्रुप कर लेते तो उसे बोला जाता है डिवीजन स्ट्रक्चर बोला जाता है। ओके, ठीक है सर, यहां तक क्या हुई, ये चौथा है। 4 स्ट्रक्चर पढ़ लिए, लाइन इन स्टाफ, फंक्शनल और डिवीजन। अब 5वां आपके सामने आता है, वो है हाइब्रिड। हाइब्रिड स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है उसको समझते हैं। कुछ नहीं है, हाइब्रिड को हमने क्या कर दिया, कॉम्बिनेशन कर दिया। क्या कर दिया, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, किसका किसका, फंक्शनल का एंड डिविजनल का। जो हमने ऊपर अभी 2 पढ़े, फंक्शनल और डिविजनल स्ट्रक्चर का, इन दोनों का हमने कर दिया कॉम्बिनेशन। जब कॉम्बिनेशन कर दिया दैट मीन्स इन दोनों की खूबियां इसके एक के अंदर डाल दी, और ये रहेगा कैसे, फंक्शनल रहेगा, लेकिन कहां पे जाके हम डिवीजन भी इसके अंदर ऐड कर देंगे, ठीक है। कहने का मतलब जो इंपॉर्टेंट है आपके, जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है आपके ऑर्गेनाइजेशन के, जो सबसे ज्यादा मुख्य इंपॉर्टेंट है, जो ज़्यादा ही महत्व रखते हुए फंक्शन है आपके ऑर्गेनाइजेशन के, ठीक है, किसी भी प्रोडक्ट के, ईच प्रोडक्ट, उसको आप क्या कर दो, उसको डिसेंट्रलाइज कर दो। डिसेंट्रलाइज कर दो मतलब वो नीचे बांट दो, उनके डिवीजन के हिसाब से बांट दो उनको। अच्छा, कॉस्मेटिक का अगर मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है फंक्शन ये कि मार्केटिंग नीचे लेवल पर ही होगी, वो खुद अपना देखेंगे तभी काम होगा, तो वो डिपार्टमेंट उसको दे दो कि भाई तुम्हारा डिसीजन खुद लो, ठीक है। डिसेंट्रलाइज कर दो अपने अथॉरिटी और पावर को। लेकिन कुछ ऐसे लगते हैं आपको, सम फंक्शन जो आपको लगते हैं भाई उनको नहीं देने, ऊपर से भी हम उसको संभाल सकते हैं, एक एक डिवीजन वाइज हम उसको नहीं बांटेंगे। जैसे कि कौन से, जैसे कि आपका फाइनेंस हो गया, जैसे कि आपका अकाउंटिंग हो गया। आपको लगता है अकाउंटिंग और फाइनेंस नीचे देने की आवश्यकता नहीं है, तो इन्हें क्या कर दो, इन्हें सेंट्रलाइज कर दो, हेडक्वार्टर पे सेंट्रलाइज कर दो। ये सारी चीज हेडक्वार्टर से देखी जाती है, ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे होता है कि सारी चीज़ें नीचे देखी जाती है, लेकिन कुछ बड़ी बड़ी चीज़ें जैसे चाहे उसके अकाउंटिंग और फाइनेंस का काम हो, चाहे उसके लीगल का काम हो, वो सब कहाँ से होता है, हेडक्वार्टर से देखा जाता है। दैट मीन्स कुछ चीज़ें डिसेंट्रलाइज कर दो, कुछ चीज़ें
सेंट्रलाइज कर दो। इसे बोला जाता है हाइब्रिड स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें फंक्शनल और डिविजनल दोनों का मिश्रण किया हुआ है। कैसे? ये बैठे प्रेसिडेंट साहब आपके ऊपर, प्रेसिडेंट कर दो, अलग अलग ऑर्गेनाइज, अलग अलग सारे एग्जांपल लूंगा मैं। प्रेसिडेंट हो गए, इनके अंडर में यहाँ पे हो गई अकाउंटिंग टीम जो हेड ऑफिस दिल्ली में बैठी है फॉर एग्जांपल, और यहाँ पे हो गया आपकी फाइनेंस की टीम, अकाउंटिंग के साथ फाइनेंस की टीम दिल्ली बैठी है। लेकिन नीचे यहाँ पे बैठ गए आपके वाइस प्रेसिडेंट साहब, कौन हो गए? ये हो गए आपके वाइस प्रेसिडेंट साहब हो गए। ये कैसे हो गए वाइस प्रेसिडेंट? ये हो गए ऑटो पार्ट्स को संभाल रहे हैं। ये किसको संभाल रहे हैं? ये संभाल रहा है आपका इंजीनियरिंग, कोई और इंजीनियरिंग मटेरियल हो उसको संभाल रहे हैं आपका ऑर्गेनाइजेशन। इसी तरीके का एग्जांपल ले रहे हैं अपन। ये ऑटो पार्ट्स को संभाल रहे हैं, ये इंजीनियरिंग मैटर को संभाल रहे हैं। फिर इस वाइस प्रेसिडेंट के नीचे एक एचआर मैनेजर होगा, एक इनके नीचे मार्केटिंग मैनेजर होगा, इनके नीचे सेल्स मैनेजर होगा, राइट। यहां पे जाके मैंने क्या कह रहा है, यहां पे फिर मैंने इनको डिविजनल कर दिया और यहां पे डिसेंट्रलाइज कर दिया नीचे जाके। लेकिन ऊपर जब मैं यहां की बात करता हूं, जब प्रेसिडेंट और यहां की बात करता हूं ऊपर की, यहां पे मैंने सेंट्रलाइज रखा। दैट मींस इसके नीचे आके मैंने डिविजनल कर दिया, राइट। यहां पे आके मैंने क्या कर दिया? डिविजनल कर दिया। और यहां पे मैंने फिर रखा फंक्शनल रखा। काम तो उनको वही दे रहे हैं कि फंक्शन के अकॉर्डिंग काम दे रहे हैं इनको, लेकिन नीचे जाके इनको डिवीजन वाइज वापस मैंने बांट दिया, प्रोडक्ट के वाइज बांट दिया। जैसे ऑटो पार्ट का अलग कर दिया, इंजीनियरिंग का अलग कर दिया, दैट मैंने डिवीजन कर दिया प्रोडक्ट के हिसाब से। तो इसको बोलता है हाइब्रिड स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्या बोला जाता है? हाइब्रिड स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ओके, ठीक है सर। फिर आपके छोटे छोटे और आते हैं। क्या आता है? छठा आपका है फॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों को ले लेता हूँ साथ में, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। नाम से पता चलता है आपको ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या बोलता है ये फॉर्मल और इनफॉर्मल। कुछ नहीं, सिंपल सी बात, जहां पे अगर फॉर्मली सारा अथॉरिटी का सिस्टम फॉर्मली तरीके से कर रखा हो, जहां पे रूल्स रेगुलेशन प्रोसीजर सारा चीज फॉर्मली लिखित में लिखा हुआ हो, वो हो जाएगा फॉर्मल। और जहां पे ऐसे गप्पे सप्पे मार के आपस में कम्युनिकेशन, कोई लिखित में कोई चीज नहीं है, कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं है, कोई किसी से भी बात कर सकता है, उसको बोलते हैं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ठीक है, जो कि हम आपस में जब भी हम फ्रेंड फैमिली में होते हैं, गप्पे मारते हैं, तो हम क्या करते हैं? इनफॉर्मल वे ऑफ कम्युनिकेशन की बात करते हैं। वही किसी प्रकार कई ऑर्गेनाइजेशन में इस तरीके का भी होता है। आजकल आपने देखा होगा कि जब मैं ऑर्गेनिक और मैकेनिकल पढ़ाऊंगा नीचे, अभी इसके नीचे स्ट्रक्चर, तब मैं आपको इसको वापस याद दिलाना मुझे, मैं वापस इसको आपको समझाऊंगा, यहां से इसको कनेक्ट करूंगा। चलो पहले बात करते हैं फॉर्मल की। फॉर्मल क्या है? जहां पे क्लियरली क्या हो, डिफाइंड हो। क्या डिफाइंड हो? आपके जॉब्स, आपके कार्य, ईच बिलोंगिंग अ डेफिनेट अमाउंट ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी। सबके यहाँ रेस्पॉन्सिबिलिटी बांटी हुई हो, एक फिक्स रेस्पॉन्सिबिलिटी बांटी हुई हो, और आपको बताया होगा आपको इतना कार्य करना है, और उसकी अथॉरिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स हो, लिखित में हो, बांटी हुई हो, आपका जॉब भी डिफाइंड हो, वो होता है फॉर्मल। ठीक है, यानी यहाँ पे क्या होता है? फॉर्मल प्रोसीजर होता है पूरा, रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, इसको बोलते हैं फॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अभी मैं बात करता हूं इनफॉर्मल की। यहां पे इस तरीके का कुछ नहीं होता, सोशल इंटरेक्शन होता है। क्या होता है यहाँ पे? सोशल इंटरेक्शन होता है, वो होता है इनफॉर्मल, जहां पे सोशल इंटरेक्शन होता है। ठीक है, दो इंडिविजुअल के बीच में। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी सोशल इंटरेक्शन हो सकता है, यानी अकाउंटिंग वाला बात कर रहा है, गप्पे मारा किससे? मार्केटिंग वाले से, तो ये क्या हो गया? है तो पूरा फॉर्मल सिस्टम है, सबके रूल्स रेगुलेशन फिक्स है, लेकिन ये दोनों आपस में बात कर रहे हैं, दैट मींस ये क्या हो गया? इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर भी हो सकता है, ये आपस में भी बात कर सकते हैं। यहाँ पे क्या होता है? अनस्ट्रक्चर्ड कॉमा अनरिटन, किसी प्रकार का कोई स्ट्रक्चर को रिटर्न नहीं है। अनरिटन नॉर्म्स एंड वैल्यूज प्रोसीजर, कोई प्रोसीजर है, वैल्यूज है, नॉर्म्स है, उसका कोई भी लिखित में किसी फॉर्म नहीं है, कोई भी किसी तरीके से सोशल इंटरेक्शन आपस में कर सकता है। यानी नो फिक्स्ड चेन ऑफ कमांड, किसी प्रकार की फिक्स चेन ऑफ कमांड यहां पे नहीं पाई जाती है, राइट। तो इसको बोलते हैं इनफॉर्मल। तो फॉर्मल इनफॉर्मल याद रह जाएगा, कोई एकदम सिंपल सी बात है। वैसा का वैसा जो सातवां आपके सामने मैं लाता हूं वो है, अभी मैंने जस्ट बताया उसको, आगे इसका जिक्र, तो मैं इसको थोड़ा सा बता के आगे ले लेता हूं। सेंट्रलाइज एंड डिसेंट्रलाइज। कोई स्ट्रक्चर सेंट्रलाइजेशन स्ट्रक्चर भी हो सकता है और कुछ स्ट्रक्चर डिसेंट्रलाइजेशन भी हो सकता है। सेंट्रलाइजेशन मैंने आपको बता ही दिया, सेंट्रलाइजेशन का है जहां पे क्या हो? सिंगल पॉइंट से, कहां से हो? सिंगल पॉइंट से डिसीजन मेकिंग हो। क्या हो? डिसीजन मेकिंग सिंगल पॉइंट से हो, यानी
ऊपर से, जो ऑर्गेनाइजेशन में सिंगल पॉइंट से एक ही जगह से निकलती है डिसीजन मेकिंग, उसको बोलता है सेंट्रलाइज सिस्टम। डिसेंट्रलाइज सिस्टम का मतलब हुआ कि एक्शन कहीं से भी लिया जा सकता है, यानी डिसीजन मेकिंग कहीं से भी लिया जा सकता है। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सिंगल लाइन, ये वाला सिंगल लाइन पॉइंट नहीं होता, हर डिपार्टमेंट में अपने अपने लेवल पर, ईच लेवल हैविंग देयर ओन डिसीजन मेकिंग प्रोसीजर, उनके खुद के डिसीजन मेकिंग प्रोसीजर होते हैं, वो उसको फॉलो करते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्विकली डिसीजन हो जाते हैं। आपको ऊपर जाने की बात, आपको ऊपर क्विकली रेस्पॉन्सिबल होता है, ये रेस्पॉन्सिव होता है, यानी आपको वापस बार बार के लिए एमडी साहब को इनको फोन घुमाने की जरूरत नहीं है, इन तक आपको उनके अथॉरिटी, उनकी साइन या उनके ऑर्डर लेने की आपको आवश्यकता नहीं, आप यहाँ से भी डिसीजन कर सकते हो। प्लस उसके साथ साथ क्या होता है, ये मोर फ्लेक्सिबल है, ज्यादा फ्लेक्सिबल है, डिसेंट्रलाइज एंड रेस्पॉन्सिव, तो मैंने बता ही चुका हूं आपको, राइट। तो ये हो गया सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज। सेंट्रलाइज यानी एक ही जगह से सारे ऑर्डर, अथॉरिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी फ्लो हो रहा है। डिसेंट्रलाइज यानी अपने अपने लेवल पे खुद भी बनाते हैं, राइट। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं सर, किसी प्रकार की कोई आपत्ति हमें नहीं है। चलो आगे चलते हैं, तो थोड़ा चैप्टर बड़ा है तो थोड़ा सा स्पीड में भी हमको लेना पड़ेगा। 8वां इंपॉर्टेंट चीजों को अपन थोड़ा एलोबरेट अच्छी तरीके से करते हैं। 8वां वर्टिकल स्ट्रक्चर। ये क्या है वर्टिकल स्ट्रक्चर? वर्टिकल स्ट्रक्चर कुछ नहीं है, ये पिरामिड है आपके सामने, ये पिरामिड हो गए, ये सारे अलग अलग डिपार्टमेंट हो गए, ये हायरार्की होगी, क्या होगी हायरार्किकल आपका क्या होगा, ये लेवल्स हो गए, अलग अलग लेवल्स हो गए, बहुत ज्यादा है, या नंबर्स ऑफ हायरार्किकल लेवल हो गए, लेवल्स। कहने का मतलब यहाँ पे जो लेवल्स है ना, लेवल्स ऑफ हायरार्किकल, यानी नीचे से आपको फिर एक दूसरे आदमी को बोलना पड़ेगा, वो दूसरे आदमी को बोलेगा, वो दूसरे आदमी को बोले, ऐसे करते करते आपको ऑर्डर, टॉप आदमी और नीचे आदमी के बीच में 20 आदमी है, यानी अगर कोई बात तो आपको परमिशन लेनी है, कोई कार्य करना है, तो 20 आदमियों से होते हुए आपका कम्युनिकेशन टॉप आदमी के पास जाएगा और वो फिर वहां से आपको क्या करेगा, अथॉरिटी देगा। दैट मीन्स यहाँ पे क्या होता है, वर्टिकल लेवल ऑफ फ्लो है। दैट मीन्स बहुत ज्यादा नंबर ऑफ कम्युनिकेशन है, यानी बहुत सारे लोगों से आपको अपना कम्युनिकेशन बिठाना पड़ेगा। ठीक है, इसके जस्ट अपोजिट क्या है नम्मा, हॉरिजॉन्टल। क्या है हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर? ये क्या है, इसको भी समझते हैं। हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर है तो ये पिरामिड स्टाइल में, कोई इसमें कमी नहीं है, लेकिन यहाँ पे जैसे ये 3 ही है, क्या है 3। अब यहाँ पे डिपार्टमेंट को इस तरीके से नहीं बांटा गया और इस तरीके से बहुत ज्यादा बांट दिया गया, यानी साथ में हॉरिजॉन्टल यानी ये लाइन होती है हॉरिजॉन्टल, ये होता है वर्टिकल लाइन, राइट। तो इसमें क्या किया गया, इसमें डिपार्टमेंट को साइड बाय साइड बहुत दिया गया, यानी ऑल एम्प्लॉय शुड हैव देयर ओन विथ, ये क्या लिखा हुआ है समझिएगा, जैसे ये एमडी साहब है यहाँ बिराजे हुए, इनके नीचे ये डिपार्टमेंट हो गया, इसको बोलते हैं, मैं जीएम जनरल मैनेजर बोल देता हूँ। अब यहाँ पे यहाँ लीगल टीम भी बैठ गई, फाइनेंस टीम भी बैठ गई, यहाँ पे एचआर टीम भी बैठ गई, मार्केटिंग टीम भी बैठ गई, मतलब ये। और उसके बाद सीधे नीचे कौन आ गए, सुपरवाइजर आ गए। कौन आ गए, सुपर, यानी ये टॉप मैनेजमेंट हो गया, ये मिडिल मैनेजमेंट हो गया, और यहाँ पे मैंने डाल दिया लो मैनेजमेंट, यानी ऑपरेशनल मैनेजमेंट जिसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं ऑपरेशनल, राइट। तो यहाँ पे 3 फ्लो ही बने, ऊपर, सेकंड और थर्ड। तो थर्ड में क्या हुआ, इन्होंने अपना जो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन, जो वहां पे मैंने वर्टिकल में बताया था कि 1 से लेकर 20 लोगों तो परमिशन लेने की ऐसे आवश्यकता नहीं होगी, इन्होंने अपनी लाइन को हॉरिजॉन्टल वे में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, स्ट्रक्चर को इस तरीके से बना लिया, यानी अगर किसी को यहाँ से किसी को परमिशन लेनी है तो वो सिर्फ जनरल मैनेजर से बात करेगा। जनरल मैनेजर को लगता है कि भैया ये मुद्दा फाइनेंस का है, तो फाइनेंस वालों को फोन करके बुलाएगा कि भैया आओ और यहाँ पे मुद्दा सॉल्व करो और ये परमिशन आप दो, यानी ये यहाँ से यहाँ दिया इसने, फाइनेंस ने ओके किया तो जनरल मैनेजर सीधा एमडी साहब के पास पहुंचा देगा कि आपकी परमिशन की जरूरत है और ये मुद्दा हमारे सामने आ गया है। तो इस तरीके से आपका डिसीजन फ्लो बहुत ज्यादा फास्ट हो जाता है, राइट। इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल, क्या बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। फिर आपके सामने आता है 10वां प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर, यानी प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ठीक है, स्ट्रक्चर ये क्या है, कई बार ऑर्गेनाइजेशन जैसे एरोप्लेन्स होती है, एरो इंजिन्स होते हैं, इनको क्या प्रोजेक्ट मिलते हैं, जैसे फ्रांस को अपने यहाँ वो रफाल आया तो रफाल का प्रोजेक्ट मिला इंडिया की तरफ से, तब उनका दूसरे काम तो चलते ही चलते उसके साथ एक प्रोजेक्ट आ गया है, उस प्रोजेक्ट को और ज़्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी तरीके से और ज़्यादा बेस्ट स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस के साथ प्लस एक टाइम समय सीमा पर उसको कंप्लीट करना है, तो क्या करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में दूसरा सिस्टम तो चलता ही चलता है, एक स्ट्रक्चर और बिठा देते हैं, उसको बोलते हैं प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। उसमें क्या होता है, जैसे कोई या तो बड़ा प्रोजेक्ट आ गया, बिग प्रोजेक्ट आ गया, या बहुत नंबर्स ऑफ स्मॉल प्रोजेक्ट है, बहुत सारे स्मॉल प्रोजेक्ट है, नंबर्स ऑफ स्मॉल प्रोजेक्ट है, इस तरीके के प्रोजेक्ट आ गए, तब ये स्ट्रक्चर यूज किया जाता है। और
बिकॉज समझना क्यों इसको ले गया, बिकॉज जो एग्जिस्टिंग हमारा फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, यानी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो फंक्शनल स्ट्रक्चर है, मे नॉट सुटेबल टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट्स। कई बार हमारे जो प्रोजेक्ट्स आ जाते हैं वो जो हमारा एग्जिस्टिंग जो फंक्शनल हमारा स्ट्रक्चर है वो इतना सूटेबल नहीं होता कि उस प्रोजेक्ट को समय अनुसार और बेस्ट क्वालिटी के साथ उसको पूरा कर सके। तो हम क्या करते हैं, एक नया स्ट्रक्चर सेटअप करते हैं, एक नया प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर सेटअप करते हैं, और पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए हम करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पे हाई सेट ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस चाहिए। यहाँ पे परफॉर्मेंस भी स्टैंडर्ड बहुत हमें हाई चाहिए। ऐसी बात नहीं है कि हमें ऐसे करना है कि फटाफट काम निकालना है, ऐसा नहीं, क्योंकि बेस्ट ऑर्डर है, बेस्ट प्रोजेक्ट है, उसको कंप्लीट करके देना है। उसके साथ यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है टाइम बाउंडेशन भी होता है। क्या होता है? टाइम बाउंडेशन भी होता है, समय सीमा भी होती है। तो उसको करते हुए हमें एक अलग से प्रोजेक्ट को पूरा लॉन्च करना पड़ता है। अच्छा, इसको हेड कौन करता है? ये हेडेड बाय होता है, हेडेड बाय प्रोजेक्ट मैनेजर। कौन हेड करता है इसको? प्रोजेक्ट मैनेजर साहब। ठीक है, तो आप ये समझेगा, वापस आपको यहाँ से समझाता हूँ। यह आपका जनरल मैनेजर साहब बैठे, यहाँ एमडी साहब से नहीं, जीएम से स्टार्ट कर लेते हैं। इनके अंडर में दो प्रोजेक्ट आ गए, प्रोजेक्ट 1 और प्रोजेक्ट 2। प्रोजेक्ट 1 के नीचे यहाँ बिठा दिया आपने प्रोजेक्ट मैनेजर साहब को। किसको बिठा दिया? प्रोजेक्ट मैनेजर साहब को। अब इन प्रोजेक्ट मैनेजर के साथ नीचे बैठे हैं कौन? यहाँ बैठा है प्रोडक्शन मैनेजर बैठा है, यहाँ बैठा है सेल्स मैनेजर बैठा है आपका, यहाँ बैठा है आपका क्वालिटी चेक करने के लिए क्वालिटी मैनेजर बैठा है। ठीक है, यहाँ इंजीनियर मैनेजर बैठा है, इंजीनियर साहब बैठे हैं इंजीनियरिंग वर्क करने के लिए। एचआरएम के लिए बैठा है मैनेजर। ठीक है, यहाँ पे आपको एचआर के लिए, रिसर्च के लिए मैनेजर बैठे हैं। ठीक है, रिसर्च के लिए आदमी बैठे। तो इस तरीके के आप क्या हो सकते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर के अंडर में बहुत सारे मैनेजर भी बैठ जाते हैं। इसको बोलते हैं प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर। पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। क्यों? कि हाई क्वालिटी ऑफ स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस चाहिए और प्लस टाइम का बाउंडेशन यहाँ पे होता है। और ये जो लोग हैं ना, ये लोग, इनको बोला जाता है टीम मेंबर। क्या बोला जाता है? टीम मेंबर्स। क्या बोला जाता है? टीम मेंबर्स। क्यों बोला जाता है? ये टीम मेंबर जो होते हैं ना, स्पेशल इनको इसी जॉब के लिए लाया गया जाता है और स्पेशलिस्ट होते हैं ये अपने काम में, इसलिए इसको टीम मेंबर। तो एक तो हो गया प्रोजेक्ट मैनेजर, उसके अंडर में आगे टीम मेंबर्स, और वो टीम मेंबर्स उसको दी जाती है ताकि ये प्रोजेक्ट वो पूरा कर ले समय अनुसार। जैसे काम पूरा, प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर खत्म, वापस आ जाओ अपने पुराने जो भी एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर आपका चल रहा है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उस पर आ जाओ। ओके, ठीक है सर, समझ में आया? बिल्कुल। अब आपके सामने 11 जो आ रहा है वो मैट्रिक्स। क्या आ रहा है? मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ये क्या है भैया? ये भी वापस कॉम्बिनेशन है। इट कॉम्बाइंस टू फॉर्म ऑफ डिपार्टमेंट, टू फॉर्म ऑफ डिपार्टमेंटलाइजेशन। जैसे एक तो हो गया फंक्शनल और एक हो गया प्रोडक्ट। वही डिविजनल हो जो हमने पढ़ा था, डिविजनल फंक्शन का जो हाइब्रिड पढ़ा था हमने, उसी का अलग मुद्दा है। देखिएगा जरा, समझते इसको। अब यहां पे जो आपका एम्प्लॉय है ना, जो एम्प्लॉय आपके यहाँ नीचे काम करेगा ना, उसको दो जगह से ऑर्डर लेने पड़ेंगे। एक तो लेना पड़ेगा प्रोजेक्ट मैनेजर से, वो जो कार्य बोलेगा, जो ऑर्डर देगा, उसको वो काम करना पड़ेगा। उसके साथ साथ इसको फंक्शनल मैनेजर से भी ऑर्डर लेना पड़ेगा। जो फंक्शनल एग्जिस्टिंग जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, संगठन का जो ढांचा है, वो फंक्शनल मैनेजर है, वो ऑर्डर देगा, वो भी लेना पड़ेगा। उसके साथ साथ ये प्रोजेक्ट जो हमारा चल रहा है, इसका जो प्रोजेक्ट मैनेजर है वो ऑर्डर देगा, उसको भी इसको सुनना पड़ेगा। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपको पता हो तो हमारी ब्रेक द यूनिटी ऑफ कमांड, एक यूनिटी ऑफ कमांड का प्रिंसिपल था, सिद्धांत है हेनरी फेयल का, आपको याद हो तो, वो यहाँ पे ब्रेक हो जाता है। वहां पे बोला होता है हर एम्प्लॉय का एक ही बॉस होना चाहिए, एक से अधिक बॉस नहीं होना चाहिए। यहाँ पे उसके बॉस कितने हो गए? 2। मेरे दो बाप। तो वो 2 बाप कौन? एक तो हो गया फंक्शनल मैनेजर, एक हो गया तुम्हारा कौन? प्रोजेक्ट मैनेजर। ठीक है, क्यों लेना पड़ता है? क्योंकि ये मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें फंक्शनल का भी कुछ रूल होगा, नहीं एक एम्प्लॉय 2 कार्य करेगा, नॉर्मल तरीके से भी करेगा। और इस प्रोजेक्ट में लगाया गया, ये जो टीम लगाई गई थी ना, अपन ने ये जो टीम लगाई थी ना यहाँ पे, ये वाली टीम, तो ये टीम क्या करेगी? ये टीम दोनों काम करेगी, यानी नॉर्मल यहाँ पे भी काम करिए, उसके साथ इस प्रोजेक्ट एक के ऊपर काम करिए, तो 2 ऑर्डर लेना पड़ेगा। इसको बोलते हैं मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स, यानी इनका मिश्रण। ओके, कोई दिक्कत है? कोई परेशानी है? नहीं सर, कोई परेशानी नहीं। यह है अलग अलग सिस्टम है, अलग अलग स्ट्रक्चर है, तो क्या करें हम? ठीक है, देखिएगा, आपको बताता हूँ। ये बैठा एमडी साहब, यहाँ बैठे जीएम साहब, जनरल मैनेजर साहब, यहाँ आ गया आपका प्रोडक्शन मैनेजर। कौन आ गए? प्रोडक्शन मैनेजर साहब आ गए। यहाँ आ गए आपके एचआर मैनेजर साहब आ गए।
यहाँ आ गए आपके फाइनेंस के मैनेजर साहब आ गए, और यहाँ पे आ गए आपके मार्केटिंग के, समझ लो, ठीक है, मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर साहब आ गए। एमडी के नीचे जीएम, जीएम के नीचे ये 4 मैनेजर आपके सामने खड़े, बिल्कुल खड़े सर, कोई दिक्कत नहीं है। मार्केटिंग जो प्रोडक्शन मैनेजर है वो किसको देखेंगे, वो प्रोडक्शन को देखेंगे सर। ये वाले किसको देखेंगे, एचआर को देखेंगे। एचआर को किसको देंगे, एचआर। ये जो किन लोगों को देखेंगे, ये इन लोगों को देखेंगे, किनको, ये सारे प्रोडक्शन वाले, ये सब जितने भी सारे लोग हैं ना, इनको देखेंगे। दैट मीन्स प्रोडक्शन वाले प्रोडक्शन को देखेंगे, एचआर वाले, एचआर मैनेजर एचआर को देखेंगे, फाइनेंस वाले फाइनेंस को देखेंगे, ठीक है। ये इनका नॉर्मल चल रहा है रूटीन, जो ऑर्गेनाइजेशन में एक रूटीन कल्चर है, जो नॉर्मल चल रहा है स्ट्रक्चर, वो चल रहा है। इसके साथ साथ यहाँ पे एक प्रोडक्ट मैनेजर का भी इंटरेस्टिंग है। ये प्रोजेक्ट 1 कौन आ गया, प्रोजेक्ट 1। यहाँ पे इसी प्रोडक्शन के अंदर, ये प्रोडक्शन में दूसरा भी आ गया, प्रोडक्शन लिख देता हूँ, यहाँ पे भी एचआर लिख लेता हूँ, और यहाँ पे आ जाता है आपका प्रोजेक्ट 2। कौन आता है, प्रोजेक्ट 2। जरा सा इसको मैं समझाता हूँ आपको ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के साथ पूरा, देखिएगा। ठीक है, ये देखिएगा, कहाँ गया, वर्टिकल हो गया, ये रहा प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन। देखिएगा, ये देखो मैट्रिक्स, मैट्रिक्स देखते हैं, प्रोजेक्ट समझ में आ गया। ये मैट्रिक्स देखिएगा, यहाँ एमडी साहब बैठे, बिल्कुल बैठे साहब, इसके नीचे जनरल मैनेजर साहब बैठे। ये देखो मैनेजर ऑफ प्रोडक्शन, ह्यूमन रिसोर्सेज, मैनेजर फाइनेंस, मार्केटिंग, आरएनडी, ठीक है, ये सारे मैनेजर बैठे। इनका प्रोजेक्ट, इनका जो प्रोडक्शन स्पेशलिस्ट आदमी यहाँ बैठा है, इनका एचआर स्पेशलिस्ट बैठा है, फाइनेंस स्पेशलिस्ट, ये सब स्पेशलिस्ट लोग हैं। ये तो इनके तो कार्य कर रहे हैं, यानी इस फंक्शनल मैनेजर, ये जो है ये आपका कौन है, ये आपका फंक्शनल मैनेजर है। कौन है, फंक्शनल मैनेजर। इसके तो ऑर्डर ले रहे, इसके साथ साथ इसको प्रोजेक्ट मैनेजर जो यहाँ पे पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे लगा रखा है, इसका भी ऑर्डर साथ में लेना पड़ेगा। चाहे वो प्रोजेक्ट 1 के मैनेजर हो, चाहे वो प्रोजेक्ट 2 के हो। प्रोजेक्ट 2 के है तो दूसरे आदमी लेंगे, लेकिन उसको हमेशा 2 ऑर्डर लेने पड़ेंगे। उसके हमेशा मेरे 2-2 बाप वाला सीन हो जाएगा, और 2-2 बाप वाला सीन होते ही क्या हो जाएगा, गड़बड़ होगी, और हम एक ब्रेक करें, हम यूनिटी ऑफ कमांड वाला हमारा जो सिद्धांत है उसको यहाँ पे ब्रेक कर रहे हैं। हाँ सर, तो ब्रेक कर रहे तो सर आप स्ट्रक्चर कैसे चल सकता है, ये स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं कि हर ऑर्गेनाइजेशन में किस किस तरीके के स्ट्रक्चर होते हैं, कौन क्या अपनाता है, क्या नहीं अपनाता, अपन को क्या मतलब, अपने अपने स्ट्रक्चर के हिसाब से, अपने अपने ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से वो स्ट्रक्चर को अपनाते हैं। ठीक है, चलो अब आपके सामने आता है 12वां स्ट्रक्चर, वो है वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन। ये बड़ा अच्छा है, वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ये क्या है भैया, वर्चुअल, नाम से पता चला वर्चुअल यानी कोई सिस्टम नहीं। इसको दूसरा नाम भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं नेटवर्क स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं इसको, नेटवर्क स्ट्रक्चर बोलते हैं। क्या कार्य करता है ये क्या करता है, जैसे इसको लोगों की जरूरत हो, जैसे कि ये काम है, ये सेंट्रलाइज, ये सेंट्रल है इसका, ठीक है, ये सेंट्रल है, यहाँ पे कार्य हो रहा है इसका, जो भी ऑर्गेनाइजेशन का काम हो रहा है। अब जैसे इसको एचआर की जरूरत पड़ी तो इसने क्या किया, बाहर बैठी किसी एजेंसी को, एचआर वालों को बोला, एजेंसी एचआर एजेंसी है, उस एजेंसी को बोला कि मुझे लोगों की जरूरत है, तू भैया अपने यहाँ पे लोग ढूंढ, मतलब अच्छे अच्छे लोग पूरे दुनिया भर में ढूंढ और मुझे दे, तेरे इसके बदले में तेरे को पैसा दे। मतलब ये क्या करते हैं, ये दूसरे वर्ल्ड में किसी भी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन या एजेंसी के साथ मिलकर, उनके साथ कोलैबोरेशन करके वो क्या करते हैं, उनसे कार्य को डिवाइड करते हैं, और ये ज्यादातर बाहर से काम करवाते हैं। बाहर से मतलब वर्ल्ड में किसी ऑर्गेनाइजेशन के, जैसे ये एचआर एजेंसी थी यूएसए की, तो यूएसए को बोला कि भैया तू एक काम कर, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में बोला कोई एजेंसी थी, तू मुझे अच्छे अच्छे आदमी ढूंढ के दे। इसका एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, इसका एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा हुआ है। वो कहाँ लगा हुआ है, वो लगा हुआ है थाईलैंड में। कहाँ पे, थाईलैंड में। थाईलैंड में बोला कि भैया ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है मेरा, वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, तू मुझे आदमी दे। आदमी के लिए यूएसए को बोला, सेंट्रल ये कहीं और ही बैठा है, सेंट्रल जैसे ये बैठा है किसी में, ये समझ लो तुम बैठा है यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में बैठा है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ये समझ लो ऑस्ट्रेलिया में बैठा है, और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स का थाईलैंड में, आदमी इसने यूएसए से मंगवाए। एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, वही मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इसका कहाँ पे है, इंडिया में है, ठीक है, इंडिया में। और उसके साथ साथ डिस्ट्रीब्यूशन जो चैनल है इसका, यानी डिस्ट्रीब्यूशन पूरा सिस्टम जो है, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी इसकी समझ लो, जो डिस्ट्रीब्यूट करती है इसके माल को, वो बैठी है जापान में। वो है जापान की कंपनी, यानी जापान की एजेंसी समझ लो, जापान की कोई कंपनी समझ लो। तो इस तरीके से अपने काम को जो वर्चुअली इधर उधर बांटता है, उसको बोलते हैं वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर स्टाइल बोलते हैं, नेटवर्क बोलते हैं जिसको। ये ज्यादातर किसके द्वारा करते हैं, ये ज्यादा इंटरनेट टेक्नोलॉजी के द्वारा क्या करते हैं, यही होता है, ज्यादातर होता है,
जैसे जापान में कई कंपनियां हैं जिनको एचआर की रिक्वायरमेंट भारत से होती है, तो एचआर उनकी कंपनी यहाँ पे एचआर कई ऑर्गेनाइज एजेंसियां है जो उनको यहाँ से लोगों को प्रोवाइड करवाती है और उनसे पैसा लेती है, कमीशन जो भी उनका फीस होता है वो लेती है, राइट। तो इसे बोलते हैं वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन या नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन। फिर आपके सामने 13वां आता है, वो है बाउंड्रीलेस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। बाउंड्रीलेस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या बोलता है उसको समझते हैं। नाम से पता चला होगा, बाउंड्रीलेस यानी किसी प्रकार की कोई बाउंड्री नहीं। ये सबसे पहले किसने किया था? ये जनरल इलेक्ट्रिक करके एक कंपनी है। कौन सी? जनरल इलेक्ट्रिक्स, जिसका चेयरमैन है कि था वेल्च। जैक वेल्स ने ये सबसे पहले इनोग्रेट किया था बाउंड्रीलेस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को। इसमें क्या बोला था इसने, ये जो कंपनी है जो जनरल इलेक्ट्रिक्स है, ये तुम्हारी कंपनी, ये जैसे हेल्थ केयर प्रोडक्ट बनाती है, ठीक है, जो भी टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट होता है, जैसे है ना जो लाइट्स चलने वाले प्रोडक्ट वो सारे, ठीक है, पावर जनरेशन हो गए, इस तरह की ये कंपनी है, ठीक है। इसने सबसे पहले इसको इनोग्रेट किया, इसको पहले बताया ये होता क्या है, और इसने बोला कि सबसे पहला काम तो करो कि रिमूव कर दो तुम। क्या रिमूव करो? तुम्हारे चाहे इंटरनल हो चाहे तुम्हारे एक्सटर्नल हो, हॉरिजॉन्टल हो या वर्टिकल हो, जितने भी ये बाधाएं हैं तुम्हारी, ये बाउंड्रीज है, इन बाउंड्रीज को रिमूव कर दो, इन बाउंड्रीज को रिमूव कर दो, यानी एक्सटर्नल इंटरनल एक्सटर्नल सब रिमूव कर दो और खुला कम्युनिकेशन होना चाहिए, बाउंड्रीलेस, विदाउट एनी बाउंड्री क्या होना चाहिए? कम्युनिकेशन होना चाहिए। दैट मीन्स आपस में कोई किसी को कोई बात हो तो वो कर सकता है। जब आप इंटरनल रेस करोगे तो एमडी साहब नीचे बैठे सुपरवाइजर से बात कर सकता है, सुपरवाइजर अपने एमडी से बात कर सकता है। जब एक्सटर्नल करोगे तो कस्टमर जो एमडी साहब से सीधा सप्लायर बात कर सकता है, और कस्टमर और हमारे ऑर्गेनाइजेशन के बीच में जो दूरियां है वो भी खत्म हो जाएगी। सेल्स पर्सन के थ्रू ऑर्गेनाइजेशन को मिलने की जरूरत नहीं, एक कस्टमर जाके अपने ऑर्गेनाइजेशन यानी वो किससे मिल सकता है? अपने एमडी साहब से भी मिल सकता है। जैसे अगर मैंने किसी का फोन खरीदा यानी मैंने एप्पल खरीदा तो एप्पल के मैं सीईओ को जाकर मिल सकता हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कम्युनिकेशन, यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है उनका वो क्या है? बाउंड्री लेस है, राइट। ठीक है सर, एक आपके सामने आता है स्ट्रक्चर, 13 हो गए थे, 14 देखते हैं। 14 है इन्वर्टेड पिरामिड स्टाइल स्ट्रक्चर। ये क्या स्ट्रक्चर है सर? ऐसे इन्वर्टेड पिरामिड, नाम से पता चला होगा, पिरामिड को उल्टा कर दो, पिरामिड को ये पिरामिड को उल्टा कर दिया मैंने, ठीक है। यानी यहां पे ये लाइनें खींच ली, सबसे ऊपर यहां पे तो बिठा दिया इन्होंने कस्टमर को, यानी कस्टमर हमारा माई बाप, कस्टमर सबसे टॉप पे मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इसको बना दिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल कह दिया। ऐसा भी स्ट्रक्चर होता है जहां कस्टमर को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल दिया जाता है, तो ये बोलता है हमारे सेवा कस्टमर जो बोलेगा वो हम वो करेंगे, ठीक है। दूसरा, यहां पे जो भी फ्रंट लाइन वर्कर हो, फ्रंट लाइन कौन से? जो कस्टमर के हेल्प डेस्क हो गया, कस्टमर को जो सुझाव देते हैं, कस्टमर के जो सेल्स पर्सन हो गए, उनको दूसरा पावर है, यानी कस्टमर उनसे बात करेगा, वो नीचे बोलेगा कस्टमर को क्या चाहिए, वो नीचे किसको बोलेगा? वो नीचे बोलेगा जो भी इनका सपोर्टिव स्टाफ होगा। कौन होगा? इन लोगों का सपोर्टिव स्टाफ उसको बोलेगा। फिर नीचे जाके यहाँ पे बैठे सीईओ साहब बैठे, तुम्हारे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बैठे, इनको सबसे नीचे वाली जगह दी है। ये जो बात बोले आपको फॉलो करना है, जस्ट उल्टा कर दिया, यानी फंक्शनल का जस्ट अपोजिट कर दिया, यानी जो वो बोले उसको आपको पूरा करना है। इसको बोलते हैं इन्वर्टेड पिरामिड, पिरामिड को उल्टा कर दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सबसे इजी है। 15 आपके सामने आता है टास्क फोर्स। क्या है? टास्क फोर्स। ये क्या है टास्क फोर्स? ये एक तरीके से टेम्परेरी स्ट्रक्चर है, कंप्राइजिंग ऑफ स्पेशलाइजेशन या स्पेशलिस्ट फ्रॉम डिफरेंट फंक्शनल डिपार्टमेंट टू accomplish स्पेसिफिक जॉब। टास्क फोर्स नहीं होता क्या? आपने देखा होगा ना मूवीज में, ठीक है, या कोई स्पेसिफिक जॉब हो या कोई कॉम्प्लेक्स जॉब हो, ठीक है, होता है ना, टास्क फोर्स को बुलाते हैं हम। कभी ऐसी स्थिति हो जाए कि जहाँ आतंकवादी ज़्यादा हो गए, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल मामला हो गया, तो पुलिस हट जाती है, टास्क फोर्स को बुलाती है। तो वैसे वैसे ऑर्गेनाइजेशन में टास्क फोर्स वाला सिस्टम रख सकते हैं। उस स्ट्रक्चर में क्या होता है, जब भी ऐसी कोई कॉम्प्लेक्स सिचुएशन आ जाए या कोई स्पेसिफिक जॉब आ जाए, तो अलग अलग फंक्शनल से स्पेशलिस्ट उनको इकट्ठा करके लाया जाए। जैसे प्रोजेक्ट मैनेजर में हमने देखा था प्रोजेक्ट में कि प्रोजेक्ट के लिए भी स्पेशलिस्ट टीम लाई जाती है, वैसे वैसे टास्क फोर्स में बेस्ट लोगों को लाया जाता है और इस पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट कराया जाता है, या फिर कॉम्प्लेक्स टास्क को, जो थोड़ा मुश्किल टास्क है, उसको कंप्लीट कराया जाता है। उसको बोला जाता है टास्क फोर्स स्ट्रक्चर, जो कि क्या होता है, टेम्परेरी इन नेचर होता है, फिक्स नहीं होता,
जरूरत हो तो उसको बुलाया जाए, अदरवाइज इसको बुलाया नहीं जाता। और सबसे लास्ट 16वां हमारे सामने है, वो है मैकेनिस्टिक एंड ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर। ये क्या है? मैकेनिस्टिक एंड ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक तो सर खेती सुना था, ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर क्या है समझाता हूं मैं। ये पहले क्या है, 20 ब्रिटिश कंपनियों पे, कितने 20 ब्रिटिश फर्म्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। क्या किया था? एक्सपेरिमेंट किया था। किसने किया था? 1960 में किया था। किसने किया था? दो नाम लिखे हुए आपके नोट्स में भी लिखे हैं, टॉम्स ब्रून्स एंड, आ सकता है सवाल क्योंकि अच्छा है ये चीज इन्होंने बताई जो बढ़िया है, ठीक है, और स्टेकल, टॉम्स ब्रून और स्टेकल, ये दो आदमी थे। इन्होंने क्या किया, एक रिसर्च किया, 20 ब्रिटिश फर्मों पे रिसर्च किया और ये नई एक चीज खोज करके निकाली। उन्होंने बोला दो तरीके का स्ट्रक्चर हो सकता है, एक हो सकता है आपका मैकेनिस्टिक और एक हो सकता है आपका ऑर्गेनिक। क्या है ये मैकेनिस्टिक और ऑर्गेनिक? देखो मैकेनिस्टिक में तो बोला हुआ है आपका सीधा सीधा कि आपके जो रूल्स है, जो आपके प्रोसीजर्स है, वो क्या हो, क्लियर एक सिस्टम हो, क्लियर ऑफ अथॉरिटी, क्लियर चेन ऑफ अथॉरिटी, क्लियर डिक्लेयर्ड, ये समझ लो। क्या? जो आपके रूल्स है, जो आपके रेगुलेशन है, जो आपके प्रोसीजर, वो क्लियरली डिक्लेयर्ड होना चाहिए। आपकी जो अथॉरिटी है वो अथॉरिटी भी एक अथॉरिटी ऑफ चेन है, वो क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। सर ये सुना सुना लग रहा है हमने, बिल्कुल जितने भी फंक्शनल हो, जितने भी आपने लाइन देखा हो, स्टाफ देखा हो, लाइन स्टाफ देखा हो, फंक्शनल डिवीजन देखा हो, इन सब में जो चेन ऑफ अथॉरिटी है वो टोटली क्लियर है। फॉर्मल जितने भी, इनको फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कहा जाता है। वही मैकेनिस्टिक बोलता है कि सारी चीजें आपके सामने क्या होनी चाहिए, क्लियर होना चाहिए। यानी जो कम्युनिकेशन आ रहा है, जो जा रहा है, यानी फुल कंट्रोल होना चाहिए। किसके ऊपर? फुल कंट्रोल होना चाहिए ऑन कम्युनिकेशन, ऑन कम्युनिकेशन, ठीक है, फ्रॉम द टॉप। यानी जो टॉप में जो मैनेजमेंट है वो बोले, वो सारी चीजें रिकॉर्ड होनी चाहिए, ऑन रिकॉर्ड, फुल कम्युनिकेशन कंट्रोल होना चाहिए, कोई भी ऐसी बात ना बोल दे, प्लस किसी प्रकार का फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होनी चाहिए। ये तो होगा मैकेनिस्टिक। जो अपने सारे पढ़े, चाहे लाइन पढ़ा, चाहे लाइन स्टाफ पढ़ा, चाहे वर्टिकल पढ़ा, चाहे हॉरिजॉन्टल पढ़ा, चाहे अपने फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जितने भी है वो पढ़े अपने, राइट। इन सब में क्या था, इन सब में एक सिस्टम था, एक सिस्टम फंक्शनल डिविजनल, इन सब में एक सिस्टम था, ऊपर से नीचे आती थी। उसके साथ साथ अथॉरिटी और सारी चीज क्लियरली लिखी हुई है, चाहे कोई भी किसी को बोले, पर लिखा हुआ सारे रूल्स एंड रेगुलेशन क्लियरली था। जस्ट इसके अपोजिट होता है ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में क्या होता है? ऑर्गेनिक में सीधा सिस्टम है कि इसमें जो फॉर्मलाइजेशन है, जो आपने फॉर्मलाइजेशन ऑफ लॉज एंड रेगुलेशन, ठीक है, ऑफ रूल्स रेगुलेशंस, जो भी अपन ने बातें करी, वो सब क्या होता है यहाँ पे होता है लो। जरूरत हो तो कहीं कहीं लिखते हैं, बाकी यहाँ पे लिखने की आवश्यकता नहीं होती। बहुत ज्यादा ही फॉर्मुलाइजेशन कम। इसने बोला कि आज की तारीख में मार्केट में, दुनिया में दो तरीके की फॉर्म्स हो गई है, एक होती है मैकेनिस्टिक, एक होती है ऑर्गेनिक। मैकेनिस्टिक का मतलब जहाँ पे सब चीज लिखा हुआ है, बनावटी चीजें, रूल्स रेगुलेशन लिखी है, उसको फॉलो करना ही करना है, क्योंकि वो एक रूल्स रेगुलेशन बना दी और सारी चीज क्लियरली मेंशन्ड है। एक होती है ऑर्गेनिक, जिसमें कोई चीज मेंशन नहीं होती, वो किसी भी चीज में फॉर्मुलाइज, जहां जरूरत है वहां थोड़ा बहुत फॉर्मुलाइज कर दे, इसके अलावा सब आपस में किसी भी तरीके से कार्य करना है आपको ऑर्गेनाइज संगठन के लिए और संगठन को आगे ले जाना है। ये उसका सबसे बड़ा मोटिव होता है किसका? ऑर्गेनिक का। तो आज की डेट में जो टुडेज एरा है, जो आज का एरा है, जो टुडेज एनवायरमेंट है, जो बिजनेस एनवायरमेंट है, उसमें सबसे ज्यादा को ट्रेंड कर रहा है, तो वो कर रहा है ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सबसे ज्यादा ट्रेंड कर रहा है, जिसको मैं बोल सकता हूं कहीं ना कहीं इनफॉर्मल बोल सकता हूं। क्या बोल सकता हूं? इनफॉर्मल स्ट्रक्चर बोल सकता हूं। और इसको मैं मैकेनिक को कहीं ना कहीं बोल सकता हूं ब्यूरोक्रेसी बोल सकता हूं। क्या बोल सकता हूं? ब्यूरोक्रेसी बोल सकता हूं। इसको बोल सकते हो ब्यूरोक्रेसी। जो आपको ब्यूरोक्रेसी में रूल्स रेगुलेशन, जो पुलिस डिपार्टमेंट, जो भी जितने एडमिनिस्ट्रेटिव जितने भी है ना, उसमें से रूल आता है, वो मैकेनिस्टिक कह सकता हूँ। और ऑर्गेनिक की जब मैं बात करूँ तो उसको इनफॉर्मल कह सकता हूँ। उसको मैं या कह सकता हूँ क्या, या उसको मैं कह सकता हूँ बाउंड्री लेस। क्या बोल सकता हूँ? बाउंड्री लेस। जो हमने पढ़ा था बाउंड्री लेस स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, वो इसका दूसरा नाम हो सकता है। तो इसने बोला दो तरीके के सिस्टम हो गए। इतनी सारी बातें की आपने, 14-15 जो पढ़े उसमें सीधी बात है, एक होता है मैकेनिस्टिक, एक होता है ऑर्गेनिक, राइट। तो इस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर पढ़े आज हमने। सारे तरीके की दुनिया में कितने प्रकार के स्ट्रक्चर होते हैं, उस सारी बातें आज हमने की है। आई होप थोड़ी क्लास मैंने फास्ट ली थी क्योंकि चैप्टर थोड़ा बड़ा था, बट बातें बहुत ईजी है और जो बातें मैंने बोली वो सारी नोट्स में आपके लिए अवेलेबल है। बहुत बहुत धन्यवाद। क्लास 1 एग्जाम
डॉट इन से जुड़े रहने के लिए। और जो मैं आई होप जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो आपके काम आ रहा होगा, जो मैं चीज़ बता रहा हूँ वो आपके लिए यूजफुल रही होगी। और ये सारी की सारी चीज़ें आज की क्लास में नोट्स को सामने रखना, मेरी क्लास को वापस देखना, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी। ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर यहाँ पे खत्म, कहीं से भी सवाल आएगा इसके बाद नहीं आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में अगले किसी टाइटल के साथ।